7 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट 12 से 1 बजे वाला कांस्टेबल जीडी का मैथ्स पेपर। क्या इस बार पेपर ने लेवल बढ़ा दिया? कितने सवाल आपने कॉन्फिडेंसली अटेम्प्ट किए और कितनों में कैलकुलेशन ने आपका टाइम ले लिया? आज हम पूरा मैथ्स पेपर स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और आपको साफ पता चल जाएगा कि आपका रियल स्कोर कितना बन रहा है। और अगर आप अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालाइज आपकी रणनीति को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आप देख रहे हैं पीएल मैथ्स की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेबल जीडी 7 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट 12 से 1 बजे का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। इस वीडियो में सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगा बल्कि हर सवाल की सही एग्जाम अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक्स और टाइम मैनेजमेंट रणनीति भी क्लियर करूंगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना बन रहा है। पहला सवाल है कि एक सेल्समैन अपनी दुकान में नोटबुक की खरीद पर 5 मुफ्त में पाता है, यानी 25 खरीदता है तो 5 उसको फ्री में मिलती है। छूट स्कीम का ऑफर वह दावा करता है कि उसे नोटबुक का मूल्य 10 पड़ता है। वो कहता है कि मुझे एक नोटबुक 10 रुपए की पड़ती है, लेकिन वास्तव में उसे वो नोटबुक कितने रुपए की आती है? 5 रुपए की। तो उसका लाभ प्रतिशत और छूट स्कीम के बीच का आपको अंतर बताना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका लाभ कितना हुआ। तो यहां से अगर प्रॉफिट निकालेंगे, अब देखो प्रॉफिट से पहले छूट निकालो, पहले आप छूट निकालो, डिस्काउंट निकालो। डिस्काउंट, जब आप डिस्काउंट निकालोगे तो डिस्काउंट यानी डिस्काउंट उसे कितना मिल रहा है? 5 का डिस्काउंट मिल रहा है। किस पर? 25 खरीदता है, लेकिन उसके पास से जाती कितनी है? दुकानदार के पास से यानी 30 चली जाती है। तो 5/30 इंटू 100। यहां से आप काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यह आ जाएगा आपके 50/3। छूट कितनी आ गई? 50/3%। अब देखो, अब आपको प्रॉफिट याद करना है। अब प्रॉफिट याद करोगे तो वस्तु है ना, वो कितने में खरीद रहा है? 5 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन वो वस्तु है कितनी दे रहा है? 30 वस्तु दे रहा है और पैसे 25 के ले रहा है। अब 25 वस्तु के पैसे ले रहा है, लेकिन 10 के हिसाब से ले रहा है। कितने रुपए ले रहा है? वो 250 रुपए तो कस्टमर से ले रहा है, लेकिन उसकी जेब से खर्च कितने हो रहे हैं? 30 के खर्च हो रहे हैं 5 रुपए पर नोटबुक के। तो 30 पड़े 150, यानी उससे खर्च कितने हो रहे हैं? 150। अब यहां से उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहां से प्रॉफिट हो रहा है उसे 100 रुपए का। कितने पे? 150 पे इंटू 100। अब देखो जिनसे जो कटते हैं वो काट दो। तो देखो 10 से 10 गया और ये 2 बार, ये 3 बार, तो कितने आ गए? 200/3%। अब यहां से प्रॉफिट तो हो रहा है 200/3 और डिस्काउंट हो रहा है 50/3। अब यहां से हम अंतर निकालेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे, यानी 200/3 माइनस 50/3। अब दोनों का देखो हर समान है, इसका मतलब ऊपर वालों में से डायरेक्ट घटा दोगे। 200 में से 50 गए तो 150, 150/3 यानी कितना आएगा? 50%। जो आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 50% आपके डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब देखो अगला सवाल, 18 और 98 का मध्य अनुपाती। अब मध्य अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? √a/b। और इसका मान आपको दे रखा है। ए का वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू आपके पास 98। और इसका मध्य अनुपाती का आंसर भी आपको दे रखा है 2a+6। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इनको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इनके जोड़े बनाएंगे। इसके जोड़ा मैं बना सकता हूं 9 × 2 और इसका जोड़ा बना सकता हूं 2 × 49। अब देखो बराबर 2a+6। अब यहां से देखो 9 का बाहर निकलने पे 3 हो जाएगा और देखो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 49 अंदर है, बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा, बराबर 2a+6। अब यहां से 3 दूनी 6 और 6 7 42, 42 और 6 इधर भेज देंगे तो माइनस का 6 बराबर 2a। हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, नहीं तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 42 में से 6 गया तो 36, 36/2 बराबर 18। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 18। जो कौन सा ऑप्शन मारे? सी नंबर ऑप्शन में। अब तीसरा सवाल कि अजय ने एचडीएफसी से 4% की वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का क्या किया? निवेश किया। 4% की दर से कुछ राशि का निवेश किया।
यदि 2 वर्षों के बाद अजय को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली चक्रवर्ती ब्याज के रूप में उसे 204 रुपए मिलते हैं, तो संगत में आपको साधारण ब्याज बताना है। अब देखो, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज। सबसे पहले हम फ्रैक्शन के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। अब फ्रैक्शन, अब देखो सीआई तो 2 साल का कितना होता है भाई, 1 साल का 4, तो 2 साल का कितना हो गया 8, यानी 4% इंटू 2 बराबर 8%। और सॉरी, ये तो ऐसा ही हो गया, सीआई आपके होगा, सीआई होगा आपके, इसमें देखो फॉर्मूला लगता है 2a प्लस ए स्क्वायर बट्टे 100, 2a। अब a की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, और 8 में a का स्क्वायर कितना होता है, यानी 8 का स्क्वायर 16, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 16 में 100 का भाग दोगे 0.16, यानी यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से वैल्यू मिलेगी 8.16। अब देखो यहां से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.16% का, कितने का 0.16% का। अब आपको सवाल वाले ने क्या दिया है, सवाल वाले ने आपको दे रखा है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, यानी 204, यानी सवाल वाला बोल रहा है सीआई कितना 204, हम कितने कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 8.16। तो देखो सीआई बटे सीआई एक जोड़ा बन गया। अब हमें एक्चुअल में याद क्या करना है, हमें याद करना है क्या, एसआई। अगर एसआई याद करना है तो 8 से गुणा कर देंगे। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। अब जिनसे जो कटता है उनसे काट दो, तो यहां से 8 के पाड़े से काटोगे तो ये 100 बार कटेगा, और यहां से इसको काटोगे तो 8 एकम 8, 0 और 8 दूनी 16, 102 बार कट गया। 102 से इसको काट सकते हो आप कितनी बार, 2 बार, और 100 को 2 से गुणा करने पे कितना आएंगे 200, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब अगला देखो कि किसी मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है, 524 रुपए। अब 524 रुपए आपको क्या दे रखा है, साधारण ब्याज, और 5% की दर है, इसका मतलब 2 साल में ब्याज कितना हो गया 10%। 524 ये वैल्यू 524 ब्याज है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमें 10%, तो 524 बटे 10 यानी ब्याज बटे ब्याज, ये जोड़ा बन गया। अब हमें वैल्यू किसकी याद करनी, वैल्यू करनी है मूलधन याद करना है, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो इसको 100 से गुणा कर दो। अब यहां से जो कटते हैं उनको काट दो, तो 0 से 0 और 524 को 10 से गुणा करोगे तो 5240 आएगा, तो आपके कौन सा ऑप्शन मारा है, ए नंबर ऑप्शन में। अब आपके 5वां सवाल है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 1477 और 651 को भाग देने पर, अगर मैं 1477 में भाग दूं तो क्रम से शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन अगर मैं 671 में उसी संख्या का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा 6। तो यहां से आप सबसे पहले कम कर लो, तो इसमें से अगर आप 0 कम करोगे तो 1477 आएगा, लेकिन इसमें से अगर आप 6 कम करोगे ना तो यह आपके 665 आ जाएगा, 665। अब देखो आपके सामने 1477 और 665 है, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने का मतलब एचसीएफ। अब एचसीएफ ऐसी संख्या कौन सी है जो जिनमें दोनों में ही भाग जाए, तो यहां से हम ट्राई करेंगे भाई कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले 20 तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 20 होने के लिए 2 में भाग जाना चाहिए, 477 और 665 दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 20 भी नहीं होगा और 16 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा और 16 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के में ही 2 का भाग जाता है और इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब रे आपके पास 2 ऑप्शन ए और डी, अब इनमें से पता करेंगे भाई किसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले 7 का पता कर लो, अगर 7 हो जाएगा तो फिर तो 17 होगा नहीं, अगर 7 नहीं होगा तो फिर 17 की ट्राई करेंगे। अब 7 का इसमें भाग दोगे तो इसमें देखो भाग जा रहा है, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसमें तो पूरा पूरा जा रहा है। इसमें देखते तो 9 7 63, 2 बच के, सॉरी 9 7 63, 3 बच के, और 3 के पास में 5 उतार दिया तो फिर भी इसमें भी जा रहा है, इसमें भी 7 का, इसमें भी 7 का, इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी, वो 7 ही होगी आपके, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार छठा सवाल है कि वो बड़ी से बड़ी, इसी टाइप का एक सवाल और आ गया, वो बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसमें 943 और 957 को भाग देने पर क्रम से शेषफल 7 और 6 बचता है, यानी इसमें भाग दें तो शेषफल 7 बचेगा, इसका मतलब इसमें से 7 घटा लो, अगर इसमें से आपने 7 घटाए तो 936 आ गया, और इसमें से 1 घटा लो
तो ये कितने आ गए 1956। अब देखो 936 और 1956 का क्या ले लो आप, 936 और 1956 का क्या ले लो, एचसीएफ। क्या ले लो, एचसीएफ। इनका एचसीएफ याद करेंगे, तो एचसीएफ याद करेंगे तो सबसे पहले देखो इसमें आपके 13 तो नहीं हो सकता। 13 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 13 इसलिए नहीं हो सकता है कि 13 एक अभाज्य संख्या है, ये तो एक भाज्य संख्या है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का दोनों में जा रहा है ना, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकती। और 10 भी नहीं हो सकती। 10 क्यों नहीं हो सकती, 10 के पीछे भी राज है। 10 अगर 10 का कोई अगर 10 का भाग जाएगा तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। इसमें 0 है नहीं। अब उसके बाद में हम ट्राई करेंगे, तो ट्राई करने पे 12 का भाग, अब 12 का जा रहा है या नहीं जा रहा है वो ट्राई करेंगे। तो 12 का ट्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अंकों को जोड़ेंगे। भाई 3 का भाग जाएगा तो 12 का भी जाने की संभावना बनती है, तो 3 का भाग देने देख के ट्राई करते हैं। तो 3 का भाग इसमें तो जा रहा है, इसमें तो जा रहा है। इसमें देखते हैं 9 1 10 10 5 15 15 और 6 21, इसमें भी जा रहा है। इसका मतलब 3 का भाग इसमें और इसमें दोनों में जा रहा है। इसका मतलब 28 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 28 में 3 का भाग नहीं जा रहा। 28 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, 12। इसी प्रकार आप ऑप्शनों को भी कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकते हो। और एग्जाम में ये बेस्ट ट्रिक होती है कि एग्जाम के अंदर जो आपको मेथड, जिस हिसाब का मेथड अप्लाई हो रहा है सवाल में, वही मेथड चेप दो। बस वही मेथड आप सवाल में जिस प्रकार का अप्लाई हो रहा है वही चेप के उसके आंसर निकाल लो। क्योंकि और सारी अप्रोच आपको आनी चाहिए, चाहे आप ऑप्शन मेथड लगा लो, चाहे आप मतलब बेसिक मेथड लगा लो या कोई ट्रिक लगा लो, सारी आपको मेथड आनी चाहिए। बस अब देखो यहां से 7वां सवाल है, एक ट्रेन है वो 340 मीटर है लंबी है, और एक ट्रेन है वो 360 मीटर लंबी है। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। अब पहली ट्रेन की लंबाई की सॉरी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय, वो मिनटों में लगेगा। सबसे पहले इसका आंसर है वो मिनट में याद करना। तो यहां से देखो इसको सवाल को सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ोगे, दोनों की लंबाई जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, ये आपके 400 300 700। अब 700 बटे, अब देखो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, इसके मतलब इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, चाल के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यानी 80 और 90 के बीच का कितना है डिफरेंस, कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18, 18 तीसरा बट्टा ऊपर चला जाएगा। और अब ये उत्तर किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमें किस में निकालना है, हमें तो मिनट में निकालना है। इसका मतलब इसमें क्या करोगे आप, 60 का भाग भी दोगे, इसमें 60 का भाग दोगे, क्योंकि सेकंड में आंसर आएगा और सेकंड से मिनट में निकालने के लिए आपको 60 का भाग देना पड़ेगा। अब देखो जिनसे जो कटते हैं वो काट दो, तो देखो 1 0 और 1 0, 2 0, 2 0 से 2 0 के। अब और किस से काट सकते हो आप, 6 से इसको काट सकते हो 3 बार। इसका मतलब 7 तेरी 21, 21 बटे 5, 21 में 5 का भाग दोगे 4.2 आएगा, यानी 4.2 मिनट लगेंगे। सी नंबर ऑप्शन। अगला है कि एक समचतुर्भुज के विकिरण आपको 4 मीटर और 6 मीटर दे रखा है, इसका क्या याद करना है, क्षेत्रफल। और अगर विकिरण दे रखे हो और क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी पहला विकिरण इंटू दूसरा विकिरण। 1/2 d1 कितना है 4 और d2 कितना है 6। अब 2 से काट दो 2 बार, तो 6 दूनी 12 वर्ग मीटर। जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 12 आपके डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब नवा सवाल है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 40% की वृद्धि होती है। यानी पहले पेट्रोल माना कि 100 रुपए लीटर था, इसमें वृद्धि हुई 40% की थी, ये कितना हो गया, अब 140 रुपए लीटर। अब देखो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 19% ही वृद्धि हो। कहने का मतलब वो क्या है, अगर उनकी रेट बढ़ गई तो वो कह रहा है कि मैं इतने तो खर्च करूंगा नहीं, मैं थोड़ा पेट्रोल कम जला लूंगा, यानी 119 रुपए तक मैं खर्च कर सकता हूं। अब देखो अब आपको बताना क्या है कि कितने प्रतिशत उसने कमी की। अब एक्चुअल में अगर वो पहले की तरह ही अगर पेट्रोल खर्च करता तो उसे 140 रुपए कब लगते, लेकिन वो 119 रुपए लगा रहा था। यहां से कितनी वो
कमी कर रहा है, यहां से 21 रुपए की कमी कर रहा है। किस पर कमी कर रहा है? 140 पर इंटू 100। अब 10 से 10 गया और 7×3 = 21 और 7×2 = 14 और 2 से काट दोगे 5 बार, 5×3 = 15%। अब 10वां सवाल है कि चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने पर चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? अब देखो, अगर मान लीजिए आपको कम टाइम में वही दूरी अगर कवर करनी है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो, सबसे पहले वो 4.5 घंटे लेता था, लेकिन वो 30 मिनट घटा रहा है, इसका मतलब 4 घंटे में वो दूरी कवर करना चाह रहा है। तो सबसे पहले दूरी कितनी है? और दूरी याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। अगर आप 50 को 4.5 से गुणा करोगे तो 50 इंटू 4.5 को लिखोगे आप 9/2, तो आपके आ जाएगी दूरी। तो यहां से आप काटोगे तो 25 225 किलोमीटर। अब 225 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटे में तय करना चाह रहा है। 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग दोगे तो ये आपके, अब देखो, अगर आपने 4 का भाग दिया तो यहां से आपके स्पीड आएगी। अब वो स्पीड है, वो वृद्धि कितनी करेगा? पहले तो वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस ही बताना है। अब देखो, यहां से आपको बराबर करने के लिए इसके अगर बट्टा में 4 लगाना है तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। इसको 4 से गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे? 200। और 225 में से 200 गए तो यहाँ पीछे कितने बच जाएंगे? 25। 25/4। अब 25 में 4 का भाग दोगे तो 6.25 आएगा। जो कौन सा ऑप्शन मारा है? जो आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। 11वां सवाल है कि यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है। कितनी अधिक है? रवि की आय है वो राम की आय से 24% अधिक है, तो राम की आय है वो रवि की आय से की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? यानी रवि की आय अगर मान लीजिए 100 रुपए है, सॉरी, रवि की आय है वो राम की आय से 24% अधिक है, तो अगर ये राम की आय है तो रवि की कितनी होगी? रवि की 124 रुपए होगी। रवि की आय 124 होगी। तो अब कह रहा है कि राम की आय है वो रवि की आय की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है? तो यहां से कितनी कम है? 24 कम है। लेकिन किसकी तुलना की बात हुई है? रवि की। तो रवि की आय कितनी है? 124 इंटू 100। अब जिनसे जो कटते हैं वो काट दो। तो अगर आपने काटा तो यहां से देखो 4 बार बराबर कट रहा है। 4 बार 6 इंटू 24, और यहां से अगर 4 बार काटोगे 31 बार कटेगा। तो यहां से देखो 600/31, और इसी प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपके बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अगर आगे सोल्व ऑप्शन ये मैच नहीं करते तो आगे सोल्व करते। 12वां सवाल है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? अब विद्यार्थी कितने हैं? 40। औसत आयु कितनी? 12 वर्ष। यदि एक शिक्षक भी आ जाता है तो 41 बंदे हो जाते हैं, और संपूर्ण आयु है वो कितने साल की हो जाती है? 13 साल की। इसका मतलब शिक्षक यहां से तो अपनी आयु तो एवरेज की 13 साल है, लेकिन इनकी आयु में भी 1-1 साल की वृद्धि कर दी। इसका मतलब ये 40 बंदे थे, 1-1 साल की वृद्धि की, तो 40 किलो और लेके, सॉरी 40 वर्ष और है इसकी, तो 40 और 13 कितने हो गए? 53 साल, 53 वर्ष। जो कौन सा ऑप्शन मारा है? ये नंबर ऑप्शन। अब है आपके 13वां सवाल कि एक दुकानदार ने 520 में एक वस्तु खरीदी। कितने में वस्तु खरीदी? 520 रुपए में। और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए? 520 में खरीदी, 20% का लाभ। अब 520 में तो उसने खरीदी और इसका 20%। अब इसका 20% निकालेंगे, इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 6/5 की, यानी 120/20। अब देखो, 120/100 तो 6/5 आता है। वैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। और 5 की वस्तु है, 6 में बेच रहे हैं, 6/5 आएगा। अब यहां से आप इसको काट दो तो यहां से भाग कितना चाहेगा? 104 भाग। अब 104 को जब आप क्या करोगे? 104 को 6 से गुणा करोगे तो 624 आएगा। कितना आएगा? 624। अब है आपके 14 सवाल के ए और बी किसी कार्य को क्रम से ए कितने दिन में करता है? 30 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 10 दिन में।
यदि ए से शुरू करके बारी बारी से एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा? तो सबसे पहले ए कितने दिन में कर रहा है? ए 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? बी आपके 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। टोटल काम कितना हो गया? 10 और 30 का एलसीएम 30। 30 में 30 का भाग एक बार और 30 में 10 का भाग 3 बार। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। एक और बी दोनों की एफिशिएंसी आपने निकाल ली। अब देखो यहां से आप क्या करोगे, यहां से ए काम कितना कर रहा है? एक दिन में 1 यूनिट। और बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 दिन। तो पहले दिन तो ए लगेगा, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, यानी 2 दिन में काम कितना हो रहा है बताओ? 2 दिन में आपके काम 4 यूनिट हो रहा है। कितने यूनिट? 4 यूनिट। अब देखो फिर तीसरे दिन कौन लग जाएगा? ए, फिर चौथे दिन बी, पांचवें दिन, इसी प्रकार दो दो के जोड़े हैं। आपको 30 काम करवाना है तो 30 में तो कंप्लीट 4 का भाग जा नहीं रहा है। इसका मतलब इसके नजदीक पड़ोसी नंबर ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम वाले। तो पड़ोसी नंबर जिसमें 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या 28 होती है। अगर मैं इसको 7 से गुणा कर रहा हूं, इधर भी 7 और इधर भी 7, तो 7 दूनी 14 दिन हो जाएंगे। कितने डेज हो जाएंगे? 14 डेज। और यहां से काम कितना हो जाएगा? 28 यूनिट। 28 यूनिट काम हो गया और 14 दिन हो गए। अब 15 दिन कौन आएगा? 15 दिन आपके ए आएगा। तो 15 डेज हो गए। और ये काम कितना करेगा? ये काम 1 यूनिट करेगा, तो काम होगा 29 यूनिट। अभी भी 1 यूनिट बाकी पड़ा है। और अब कौन आएगा? अब आएगा 16 दिन कौन आएगा? बी आएगा। लेकिन बी तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, यूनिट एक ही बाकी है। इसका मतलब पूरे दिन कितने लगेंगे भाई? 15। 15 से ही 1/3 दिन। भाई एक काम बाकी है और ये 3 यूनिट 3 काम कर रहा है, इसका मतलब 1/3 और 15 दिन तो पहले से ही थे। इसका मतलब ये आंसर आएगा। ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ये आपके सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब है 16वां सवाल, सॉरी 15वां सवाल। एक्स की घात 2.5, वाई की घात 1/5, जेड की घात 3/5, इसी टाइप से है। आपको तृतीय अनुपात याद करना है। तृतीय अनुपात याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? तृतीय अनुपात याद करने का फॉर्मूला होता है बी स्कोर बटा ए। अब बी का स्कोर करोगे, सबसे पहले बी की वैल्यू कौन सी है? ये है। इसको 2 बार गुणा में लिखोगे। इसको क्या करोगे? 2 बार गुणा में लिखोगे। इसको अगर आप 2 बार गुणा में लिखोगे तो एक्स की घात 0.25 इंटू वाई की घात 0.25 बटा जेड की जेड की घात माइनस का 0.25 इंटू एक बार और लिखोगे इसको, एक्स की घात 0.25 इंटू वाई की घात 0.25 बटे जेड की घात माइनस का 0.25 बट्टे बटे आप क्या लिखोगे? ए की वैल्यू ये है। अब ये है तो इसको आप अगर भाग दे रहे हो तो इनटू में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा। इसका मतलब वाई ऊपर चला जाएगा, तो वाई की घात 1.5, और तो ऊपर कुछ नहीं, ऊपर है जो नीचे आ जाएगा, यानी एक्स की घात 2.5 इंटू जेड की घात 3.5। अब देखो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले एक्स की घातें जोड़ लो। तो एक्स की 0.25, एक्स की 0.25, इसका मतलब एक्स की घात कितनी हो गई? एक्स की घात आपके 0.50 हो गई। यानी 0.50 लिखो और 0.5 लिखो, एक ही चीज है। और ऊपर कौन बचा? वाई बचा। अब वाई की घात कितनी है? वाई की घात है आपके देखो आधी आधी, सॉरी 0.25, 0.25 आधा ये हो गया और 1.5 ये हो गया। इसका मतलब वाई की घात यहां से आपको कितनी मिल गई? 2 बटे, यहां से आपके बट्टा में कौन है? बट्टा में आपके एक्स के, एक्स कितनी बार है? एक बार ही है। इसका मतलब एक्स की घात 2.5 इंटू और कौन है? जेड है। जेड की कितनी हो गई? जेड की आपके 0.25, 0.25, तो इसका मतलब ये आधी घात तो माइनस की हो गई। और 3.5 है वो किसकी है? प्लस की। इसका मतलब यहां से जेड की घात कितनी बचेगी? यहां से आपके जेड की घात 3 बचेगी, क्योंकि 3.5 में से आपके आधा चला गया।
अब देखो काट लो इनको, इनको काटोगे तो यहां से देखो ऊपर तो है आधा घात और नीचे है आपके 2.5 घात, तो यहां से आप काट सकते हो, तो यहाँ आपके 2 ही घात बचेगी, यहाँ आपके 2 ही घात बचेगी। तो एक्स ऊपर वाला तो पूरा उड़ ही गया और नीचे है जो घात 2 बचेगी। अब ऊपर क्या बचा, वाई स्क्वायर, नीचे क्या बच गया, एक्स की घात 2 इंटू जेड की घात 3। ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है, ऐसा आपके सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब है आपके पास 16वां सवाल है कि कृष के पास 1224 रुपए, कितने रुपए हैं, 1224, उन्होंने अपने पुत्रों वीर और नितिन के बीच में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती यानी 4% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि वीर और नितिन को क्रम से 12 साल और 13 साल के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। इसके पास 1224 रुपए थे, उसने अपने दोनों पुत्रों को बांट दिए। अब कितनी कितनी राशि बांटी वो तो हमें मालूम नहीं है, उसको तो हम निकालेंगे, लेकिन एक को बोला कि तुम 12 साल के लिए बैंक में जमा करवा दो और एक को बोला कि तू 13 साल के लिए बैंक में जमा करवा दे और 4% वार्षिक ब्याज दर है। अब देखो ये 12 साल लगाएगा ये 13 साल लगाएगा, इसका मतलब इसको राशि है ना वो ज्यादा मिलेगी, इसको कम मिलेगी, क्योंकि 12 साल के बाद में बैंक से राशि मिलेगी ना ब्याज सहित, वो दोनों की बराबर होगी। यहां से आप 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके 1/25। इसका मतलब एक को तो 25 रुपए मिलेंगे, एक को एक बढ़ा के 26 रुपए मिलेंगे। अब 25 किसको मिलेंगे और 26 किसको मिलेंगे, तो देखो इसको मिलेंगे, वीर को मिलेंगे 26 रुपए और नितिन को मिलेंगे 25 रुपए। अब सवाल वाला क्या बोल रहा है, 1224 रुपए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक को 26 रुपए मिल रहे हैं, एक को 25 रुपए मिल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 51 रुपए, यानी रुपए बटा रुपए क्या बन गया, जोड़ा। अब हमें किसकी वैल्यू याद करनी है, हमें करनी है कृष की वैल्यू, अब सॉरी नितिन की वैल्यू। नितिन को कितने रुपए मिले 25, तो 25 से कर देंगे गुणा। अब देखो अगर कटते हैं उनसे काट दो, तो ये आपके 17 से काट दो इसको, 17×51, और इसको अगर 17 से काटोगे तो 17×85, 17 102, 17×7 119, और यहां से आप काटोगे पीछे बच जाएगा कितना, 3, 3×4 17×2 = 34, 72 बार, और यहां से आप काट दोगे 24 बार कटेगा। अब गुणा किसको करना है, 24×25, और 24 को 25 से गुणा करोगे तो आपके 600 आंसर आएगा। अब 17वां सवाल है कि एक समूह में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। विद्यार्थी कितने हैं, 35, औसत आयु कितनी, 15 वर्ष। अब क्या हुआ, जब शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है, शिक्षक को शामिल करते ही कितने बंदे हो गए, 36, और उनकी औसत आयु है ना वो 1.26 वर्ष है, वो वृद्धि हो जाती है। अब देखो पहला कितनी थी, 15, तो माना कि शिक्षक की भी 15 साल है, 15 साल है, लेकिन सभी यानी 35 और 36, 35 से 36 हो गए, 36 के ही वजन में 1.25 की वृद्धि हो गई थी। यहां से गुणा करोगे आप किसको, 36 को, और 1.25 का मतलब होता है आपके 5/4, तो यहां से 15 प्लस यहां से काटोगे 9, 9×5 = 45, तो 45 और 15 कितने हो गए, 60, जो कौन सा ऑप्शन मारा, बी नंबर में, यानी शिक्षक की उम्र कितनी है, 60 वर्ष। अब आ गया आपके 18वां सवाल, 32 में 8 का भाग दोगे, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार भागु जोबा ने सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। अब देखो 32 में अगर 4 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, सॉरी 32 में 8 का भाग है वो 4 बार जाएगा, इंटू 4 माइनस 3×9, गुणा हो जाएगा ना, भाग तो हो गया अब गुणा होगा। अब यहां से गुणा और सोल्व करेंगे, 4×4 कितने हो गए, 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 7, जो कौन सा ऑप्शन मारा, बी नंबर ऑप्शन में। अब 19वां सवाल है, अगला है आपके 19वां सवाल के प्रमोद ने 154 कुर्सियां बेची, कितनी बेची, 154, तो लिखोगे 154 एसपी, अगर 154 बेची तो 154 ही क्या खरीदी होगी, यानी 154 सीपी। अब देखो इन दोनों पक्षों को अगर बराबर करना है तो ये आपके क्रय मूल्य ये आपके विक्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों पक्ष अगर बराबर करोगे तो इसमें आप लाभ जोड़ोगे, इसमें आप लाभ जोड़ोगे। अब देखो लाभ कितना है इसमें, तो इसमें लाभ है आपके 54
विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? एसपी। अब देखो एसपी एसपी एक तरफ कर लो, एसपी एसपी एक तरफ कर लो, 154 एसपी माइनस 54 एसपी बराबर 154 सीपी। अब 154 में से 54 गए तो 100 एसपी, 100 एसपी बराबर 154 सीपी। यानी 100 तो क्या हुआ, 100 कुर्सियां 100 एसपी इंटू 100 सॉरी बराबर 154 सीपी। यहां से रेशियो निकाल लोगे आप, यानी सीपी बटे एसपी। सीपी कितना, 100 बटे 154, यानी 100 रुपए की वस्तु खरीदी और 154 में बेची। यहां से रुपए के हिसाब से देख लो। अब 100 में खरीदी रही, 154 में बेची थी, यहां से लाभ डायरेक्ट पता चल रहा है कितना, 54%। जो आपके कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अगला है 20वां सवाल। 20वां सवाल क्या है, 20वां सवाल है आपके, यहां से देखो माइनस के 9, तो माइनस के 9 ये माइनस, और देखो माइनस के 60 को माइनस के 15 से भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, लेकिन 4 किसका आएगा, प्लस का। अब देखो अंदर प्लस बार माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 4 माइनस का आएगा। फिर देखो चौक 6 18 माइनस का, माइनस प्लस माइनस, यहां से 18 भी आपको माइनस का मिलेगा। अब देखो इनको जोड़ोगे तो 9 4 13, 13 और 18 कितने हो गए, 21। जो कौन सा ऑप्शन मारा है, बी नंबर ऑप्शन में। जो आपके कौन सा ऑप्शन मारा है, बी नंबर ऑप्शन में। तो दोस्तों ये था 7 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। अब आपको साफ अंदाजा हो गया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। याद रखिए सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही एनालाइज और स्मार्ट रणनीति से होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर लिखे आपने मैथ्स में कितने सवाल अटेम्प्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां मिलेगा आपको रियल एग्जाम लेवल कंटेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। मैं हूं पन्नालाल बानिया, मिलते हैं अगली पावरफुल क्लास में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स को अपनी ताकत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।